सास ही निकली बहू। अजय की पत्नी देखती है कि अजय सासू माँ के साथ करवा चौथ का व्रत खोल रहा होता है। यह देखकर उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिन पहले की बात है। अजय अपनी पत्नी संगीता के साथ अमरपुर गांव में रहता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते, क्योंकि अजय हमेशा बस सोता ही रहता। इसलिए उसके पास ना ही खाने के लिए पैसे थे, ना ही कपड़ों के लिए। बस वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते। पूरा गांव उन्हें देखकर हमेशा हंसता रहता। ना ही गांव का कोई आदमी उनसे बात करता, ना ही उनके घर आना पसंद करता। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही होती है। लेकिन एक दिन संगीता अजय से कहती है, अरे कब तक ऐसे ही सोते रहोगे? कुछ करोगे या नहीं? कम से कम किसी अमीर लड़की से शादी ही कर लो जिसके पास बहुत पैसा हो। तुम्हारी इस शक्ल का क्या फायदा जिसका तुम कुछ फायदा ही ना उठा पाओ? बस सारा समय सोने ही सोने में खत्म कर देते हो। अजय ये बात अपने मन ही मन सोचता है और संगीता से कहता है, मैं तो मेरी लड़की ढूंढ लूंगा। बाद में ये मत कहना कि मेरे सौतन ले आए। मेरी तो शक्ल भी ऐसी है, कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। तुम मुझे बस पैसे देते रहना, मुझे और कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या करो कैसे करो मुझे इस बात से मतलब नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर अजय शहर में आ जाता है, लेकिन सबसे पहले उसे शहर में आकर रहने के लिए काम ढूंढना होगा और बहुत सी दुकानों पर जाकर काम तलाशने की कोशिश करता है। अजय एक दुकानों पर जाकर एक दुकान वाले से कहता है, अरे भाई, क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर देखो। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं काम मांगने के लिए। और बहुत दुकानों पर जाने के बाद आखिरकार अजय को काम मिल ही जाता है। लेकिन इस काम में इतनी मेहनत थी जितनी उसने पूरे जीवन में नहीं की थी। कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक लंबी गाड़ी में बैठकर उसकी दुकान पर आती है, जो आकर कहती है, अरे दुकान वाले भैया, क्या आपकी दुकान पर घर का सामान मिल सकता है? मुझे थोड़ा सामान लेना था। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। क्या चाहिए आपको, बताइए। ठीक है, ये तो रही सामान की पर्ची। सारा सामान पैक करके गाड़ी में रखवा दीजिए। बिल बनाकर घर भेज देना, पेमेंट घर से हो जाएगी। अजय सारा सामान पैक कर कर उसकी गाड़ी में रख देता है और बिल बनाकर उसके ड्राइवर को पकड़ा देता है। फिर रात को सोते समय अजय उस लड़की की अमीरी देखकर सोचता है, अगर वो लड़की मुझसे शादी कर ले तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होगा कैसे? फिर अगले दिन अजय अपने साथ काम करने वाले आदमी से पूछता है, अरे भाई राकेश, क्या तुम जानते हो जो लड़की कल गाड़ी में आई थी वो कौन थी? राकेश शहर का रहने वाला होता है। अजय की बात सुनकर राकेश बोलता है, वो लड़की, वो इस शहर के सबसे बड़े सेठ हीरालाल की बेटी है। और तुम्हें पता है, हीरालाल देश का सबसे बड़ा सेठ है। वह उसकी इकलौती बेटी है। और सुना है उनके पास पैसा है, इतना पैसा है कि पैसे गिनने के लिए आदमी रखे हुए हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि उन्हें आदमी की जरूरत है जो पढ़ा लिखा हो। भैया, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वरना हमारी पहचान तो ऐसी है कि कहीं भी जाकर नौकरी मिल जाए। राकेश की बात सुनकर अजय सोचता है, अगर वह नौकरी मुझे मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर राकेश अजय से बोलता है, अजय, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई राकेश, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ। अगर तुम मेरी नौकरी वहाँ लगवा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मैं अपनी तनख्वाह से अपनी माँ का इलाज करवा पाऊंगा, जो दूर गांव में रहती है। अजय राकेश के सामने मगरमच्छ के आंसू रोने लग जाता है। राकेश को लगता है, क्यों किसी का भला करना चाहिए। चलो कोई नहीं, हो सकता है इसे मजबूरी हो। खैर, मैं तो वहाँ नौकरी नहीं कर सकता। किसी को नौकरी लगवा लूं, किसी की तो दुआएं मिले। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही सेठ से बात करता हूँ। फिर राकेश सेठ के पास पहुंचता है और अजय के लिए नौकरी की बात करता है। सेठ हाँ कर देता है और कहता है, उस लड़के को कल मेरे पास भेज देना। अगली सुबह अजय सेठ के पास कोठी पर पहुंचता है और जाकर बोलता है, नमस्कार सेठ जी, सुना है आपको एक ईमानदार कामकाज करने वाले आदमी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है, पर आदमी भरोसेमंद और पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसे मेरा हिसाब किताब संभालना होगा। सेठ उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछता है
और अजय को काम पर रख लेता है। सेठ मन ही मन सोचता है, लड़का तो ईमानदार दिख रहा है, शायद जो मुझे काम इससे है वो भी पूरा हो जाए। अजय काम करना शुरू कर देता है और वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, क्योंकि उसकी नज़र तो सेठ की लड़की पर होती है। और फिर एक दिन अजय हीरा लाल के पास जाता है। अजय वहां जाकर कहता है, सेठ जी, आपने मुझे बुलाया? अरे बेटा, आओ आओ अजय, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। तुम एक नेकदिल और ईमानदार आदमी हो, और मैंने ये नौकरी केवल एक ईमानदार आदमी को ढूंढने के लिए नहीं रखी थी। मैंने ये नौकरी इसलिए भी रखी थी ताकि मैं अपनी इकलौती बेटी रानी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ सकूं, जिसमें ये सारी खूबियां हो जो मुझे सिर्फ तुम में दिखाई दी है। सेठ की बात सुनकर अजय मन ही मन सोचने लगता है, हे भगवान, तूने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। यहाँ तो कबूतर खुद ही जाल में आकर फंस गया। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब तो सेठ की सारी संपत्ति का मालिक मैं ही बनूंगा। अब तुम जल्दी से जल्दी अपनी माँ को यहाँ बुला लो और जल्दी से बस शादी कर लो। पता नहीं भगवान हमें किस दिन अपने पास बुला ले। सेठ की बात सुनकर अजय घबरा जाता है और सोचता है, मैंने तो माँ का बहाना बनाया था, अब मैं माँ को कहाँ से लेकर आऊं? अगर मैं संगीता को अपनी माँ बनाकर यहाँ ले आऊं तो कैसा रहेगा? जी सेठ जी, जैसा आप कह रहे हैं, मैं कल ही गांव जाकर माँ को यहाँ ले आता हूँ। उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। फिर अजय गांव में जाकर संगीता से कहता है, अरे संगीता, आज से हमारे गरीबी के दिन खत्म हो गए। अब हमारे पास पैसे आने वाले हैं, पैसे ही पैसे, जितना पूरा गांव में किसी के पास नहीं होगा। वहां मैंने एक सेठ पर हाथ रखा है जिसके पास इतना पैसा है कि हमारी पूरी जिंदगी घर बैठकर गुजरेगी। और उसकी लड़की है, वो भी इकलौती, और सेठ खुद अपनी लड़की की शादी मुझसे करवाना चाहता है। केवल एक दिक्कत है। तब संगीता बोलती है, अब क्या दिक्कत हो गई? शक्ल तो तुम्हारी अच्छी है। तुम्हें मेरी माँ बनकर आना होगा। सेठ की केवल एक यही शर्त है, हम शादी तब करेंगे जब तुम्हारी माँ यहाँ पर आएगी। हम तुम्हारी माँ से मिलना चाहते हैं। संगीता अजय की बात सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन उन दोनों की ये खुशी कुछ ही दिनों की थी। सेठ के पास कुछ लोग आते हैं और आकर बोलते हैं, अरे सेठ हीरालाल, हमारे पैसे कब दोगे? अगर पैसे नहीं दे सकते तो ये बंगला हमारे नाम कर दो। हीरालाल बोलता है, बस भैया कुछ दिन और रुक जाओ, फिर मैं ये बंगला और सारा व्यापार तुम्हें भेज दूंगा। बस एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दो। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी ये सब हमारा हो जाएगा, और तुमको नई ठिकाना ढूंढ लेना। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो ना तुम्हें छोड़ेंगे ना तुम्हारी बेटी को छोड़ेंगे। बस भाई, भगवान की दुआ से एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाए। मैं सोच रहा हूँ उस बेटी की शादी करने के बाद उसी के साथ चला जाऊं। और यहाँ तो सेठ का सब कुछ बिकने वाला होता है। इधर अजय और संगीता बड़े बड़े सपने देख रहे होते हैं। संगीता अजय से कहती है, जैसे ही तुम्हारी शादी होगी मैं तो सबसे पहले बनारसी साड़ी खरीदूंगी और लंबी सी गाड़ी खरीदूंगी जिसमें बैठकर पूरे गांव में घूमूंगी। सारे गांव वालों ने बहुत ताने मारे हैं, अब उन्हें पता चलेगा कि संगीता क्या चीज है। अरे हाँ, जो खरीदना है खरीद लेना। अब हम तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं करेंगे। अरे जब पैसा पास में होगा तो फिर तुम्हारी जो मर्जी वो करना। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरी माँ बनने का नाटक अच्छे से करना होगा तुम्हें। अगर किसी को पता चला ना कि तुम मेरी माँ नहीं मेरी पत्नी हो तो दोनों को सारी जिंदगी उम्र जेल में काटनी होगी। वो शहर है, वहाँ पुलिस 2 मिनट में आ जाती है। अरे तुम चिंता मत करो, कैसी भी मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी किसी के बात को पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या माँ हूँ। बस मुझे थोड़ा सा मेकअप का सामान ला देना जिससे मैं अपना मेकअप ऐसा कर सकूँ कि मैं 50 साल की औरत दिखाई दे सकूँ। ये करते मुझे बुरा तो बहुत लग रहा है क्योंकि मुझे अपनी सुंदरता को एक बूढ़ी औरत में बदलना होगा। सुंदरता तो तुम पैसे दिखाकर भी कर लोगी, पहले पैसा आने तो दो। फिर संगीता अजय की माँ बनकर सेठ के घर आ जाती है और सेठ की कोठी को देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। संगीता मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा घर
मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। भगवान, ना जाने हमने कौन से पुण्य करे जब तुमने हमें इतना बड़ा घर दिलाया। अजय की शादी रानी के साथ हो जाती है, जो हीरालाल की इकलौती बेटी होती है। लेकिन इन बेचारों को क्या पता था, इनकी ये खुशी केवल कुछ ही देर की है। तभी वहाँ कर्जदार पहुँच जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई सेठ, देखो अब तुम्हारी बेटी की शादी भी हो गई, अब तुम भी अपनी बेटी के साथ चले जाओ और ये सारा बंगला, सारा व्यापार, सारा पैसा हमें दे दो। ये बात सुनकर संगीता और अजय के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है। उन्होंने तो बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन यहाँ तो सेठ खुद अपने घर में रहने आ रहा है। कर्जदार के जाने के बाद अजय सेठ से कर्जदार के बारे में पूछता है। सेठ जी, ये आदमी कौन थे और आपसे पैसे क्यों मांग रहे थे? अजय की बात सुनकर सेठ कहता है, बेटा, कुछ सालों पहले मैंने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कुछ लोगों से पैसे दिए थे, लेकिन कोरोना में मेरा सारा व्यापार बंद पड़ गया, जिससे मैं इनके पैसे नहीं दे पाया। और अब इनका कर्ज उतारने के लिए मुझे सारी जमीन, घर सब बेचना होगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया। सेठ की बात सुनकर अजय घबरा जाता है, क्योंकि इसके पास तो खुद के गुजारे के लिए पैसे नहीं थे। अब वो रानी का खर्च कैसे उठाएगा और उसे कहाँ रखेगा। लेकिन फिर अजय किसी तरह अपने आप को संभालता है और सोचता है कि अब मुझे क्या करना होगा, कैसे मैं अपने सच को छुपा सकूंगा। फिर अजय सेठ को सहानुभूति देते हुए कहता है, कोई बात नहीं सेठ जी, मैंने आपके पैसों के लिए रानी से शादी नहीं की। मुझे आपके पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रानी को हमेशा खुश रखूंगा, आप चिंता मत करिए। अजय की बात सुनकर सेठ को बहुत अच्छा लगता है और सेठ कहता है, शुक्रिया बेटे, अगर तुम ना होते तो ना जाने मेरी बेटी का क्या होता। अब तुम रानी को लेकर चले जाओ, मैं भी इनका कर्ज उतार कर सब कुछ बेचकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसके बाद अजय और संगीता रानी को लेकर घर आ जाते हैं। लेकिन संगीता को केवल इसी बात की चिंता थी कि जब गांव वालों को अजय की शादी का पता चलेगा तो क्या होगा। फिर वे तीनों गांव में पहुंच जाते हैं और छुपते छुपाते घर तक आ जाते हैं। लेकिन वे गांव वालों से कब तक छुप पाते। कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव की एक औरत अजय के घर आती है, जिसे देखकर अजय रानी को कमरे में भेज देता है और वो औरत संगीता से आकर कहती है, अरे संगीता, तू तो कह रही थी जब शहर से आऊंगी तो बहुत बड़ी गाड़ी और बनारसी साड़ी लेकर आऊंगी, बहुत सारे जेवर भी लाएगी। लेकिन तू तो कब से शहर से आई है, दिखी ही नहीं। तेरे जेवर और गाड़ियां कहाँ हैं? कुछ लाई भी है या बस ऐसे ही फेंक रही थी? अरे मुझे तो पहले ही पता था, जिसका पति बस सोता ही रहता हो, कोई काम न करता हो, उसके पास जेवर कहाँ से आएंगे? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है खाने के लिए। जिसकी बात सुनकर संगीता शर्म से पानी पानी हो जाती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहती है, अरे बस क्या बताऊं बहन, इन्होंने शहर में काम तो शुरू किया था और सब ठीक ठाक भी चल रहा था, लेकिन दुकान में किसी ने सारा सामान चुरा लिया। गाड़ी तो क्या, मैं तो शहर में घर लेने की सोच रही थी। वह औरत संगीता की बात सुनकर हंसते हुए वहां से चली जाती है। लेकिन अभी गांव वालों को रानी के बारे में नहीं पता था, क्योंकि जब से वो शहर से आए थे रानी को किसी ने नहीं देखा था। एक दिन रानी अजय से कहती है, आप मुझे कहीं जाने क्यों नहीं देते? हमने कोई चोरी की है क्या जो हम घर से बाहर कहीं नहीं जाते? रानी की बात सुनकर अजय उसे समझाते हुए कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस थोड़े दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें पूरे गांव वाले से अपने आप मिलवाऊंगा। तुम शहर में रही हो ना, तुम्हें गांव के तौर तरीके नहीं पता। लेकिन अब रानी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था और एक दिन रानी अजय को बिना बताए गांव में घूमने के लिए चली जाती है। उस समय संगीता भी घर पर नहीं होती। बीच रास्ते में ही गांव में एक औरत उससे के बारे में पूछती है और उससे कहती है, बेटी तुम गांव में नहीं हो क्या? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, किसके घर आई हो तुम? जिसकी बात सुनकर रानी जवाब देती है, माँ जी, मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं कुछ दिन पहले ही गांव में आई हूँ। मैं पहले शहर में रहती थी।
फिर वो औरत उससे उसके पति का नाम पूछती है और रानी कहती है, उनका नाम अजय है और उनकी माँ का नाम संगीता है। रानी की बात सुनकर औरत को कुछ गड़बड़ लगती है और वो सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी माँ का नाम संगीता हो। संगीता तो केवल अजय की पत्नी है, फिर यह लड़की किसकी बात कर रही है? बेटी, तुम्हारा घर किधर है? जरा मुझे अपने घर तक ले जाओगी? रानी उस औरत को अपने घर की ओर ले जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ही अजय आ जाता है और बिना कुछ बोले रानी को अपने साथ ले जाता है, जिसे देखकर वो औरत समझ जाती है कि अजय ने इस लड़की से झूठ बोलकर इससे शादी की है। कुछ दिनों में ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जब करवा चौथ का व्रत आता है तो सारे गांव की औरतें एक जगह इकट्ठी होती हैं। अजय रानी को ये बोल देता है कि अभी चांद निकलने में समय है। रानी घर पर ही रहती है और अजय संगीता को लेकर व्रत खोलने के लिए चला जाता है। अजय के वहां जाने के बाद गांव की औरत रानी के पास जाती है और रानी को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर रानी को विश्वास नहीं होता, लेकिन वो औरत रानी को अपने साथ ले आती है। जब रानी अजय को संगीता के साथ करवा चौथ का व्रत खोलते देखती है तो उसे सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। उसी समय रानी अपने पिता को फोन करती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर सेठ अगले दिन पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है और अजय और संगीता को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। फिर सेठ अपनी बेटी से कहता है, बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने नया व्यापार शुरू किया है और उससे हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। हम कुछ दिन बाद बड़ा घर भी ले लेंगे। इसके बाद सेठ अपनी बेटी को लेकर शहर में आ जाता है और रानी खुशी खुशी शहर में रहने लगती है। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी ही कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।